चाहे टीवी पे चाहे कभी असेंबली में, तो फ्लैशबैक होता है 20-22 साल का। तो बड़ा फ़ख्र होता है कि हमारे साथ जो लोगों ने इतना लंबा सफ़र किया वो आज इतने अच्छे मुकाम पे पहुँचे। शुक्रिया जी। स्पीकर साहब, कई दिन से तकरीरें हो रही हैं। मैं असेंबली में कोशिश करता हूं कि सबको ज़्यादा चांस मिले बोलने का, तो थोड़ी दरख्वास्त है, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। मैं 3 हिस्सों में मेरी तकरीर है। एक जो मुल्क के हालात हैं और जो बजट उसके, थोड़ी मैं अपनी वजारत के बारे में भी हाउस को ब्रीफ करना चाहूँगा, और उसके बाद जो सियासी हालात हैं थोड़ा सा, और कराची के और ख़ास तौर पे जो हैं, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। स्पीकर साहब, मैं अपनी तकरीर का इफ्तिताह करना चाहूँगा सूरह मुनाफिकून की एक आयत से, जिसका अगर आप इजाज़त दें मैं तर्जुमा पढ़ दूँ। ए ईमान वालों, तुम्हारा माल और ना ही तुम्हारी औलाद तुम्हें कोई ऐसी चीज़ तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करे, और जो ऐसा करेगा तो ये वही लोग हैं जो नुकसान में हैं। स्पीकर साहब, ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं दुनिया में। जो इकोनॉमिक हालात दुनिया के हैं, चाहे वो मुल्क कितना भी ताकतवर हो, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, जहां भी प्लेस्ड हो, ये जो इकोनॉमिक टाइम्स हैं बिकॉज ऑफ कोविड, ये अनप्रेसिडेंटेड हैं। ग्रेट डिप्रेशन के बाद, या मेरे ख्याल में उससे भी बड़ा डिप्रेशन इस वक्त इकोनॉमिक डिप्रेशन पूरी दुनिया में है। जितनी भी बड़ी हुकूमत हो उसको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी दुनिया की इकोनॉमीज जहां पे करंट अकाउंट डेफिसिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जिनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की एक्सपोर्ट्स है, वो अपने आप को इस वक्त एक बहुत मुश्किल वक्त में पाते हैं। अमेरिका की दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, वहां आज सुबह मैंने चेक किया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13.3%, 13.3% हो चुका है। इसका मतलब है कि 40 मिलियन लोगों ने अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की है। ये वो इकोनॉमीज हैं जो दुनिया की इकोनॉमीज को चलाती हैं। मुझे स्पीकर साहब बड़ा फख्र है कि मैं एक ऐसे वजीर आजम की काबीना का हिस्सा हूं कि जिसको पूरी दुनिया में इस कोविड क्राइसिस के अंदर जिस तरह इस मुल्क को मनूवर किया, उसकी उधर तारीफ हो रही है। डिस्पाइट द फिस्कल स्पेस वी गॉट, जो हमने इकोनॉमी इनहेरिट की थी, जिसमें कर्जों में डूबी हुई एक इकोनॉमी, जो कुछ 5, 7, 10 चीजें हमने बड़ी की हैं इस कोविड क्राइसिस में, एक वो उसकी एक बेहतरीन मिसाल एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम है, जिसमें 1.66 मिलियन लोगों को, फैमिलीज को, खानदानों को घर तक ट्रांसपेरेंट तरीके से 12,000 रुपए दिए गए। एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज 1.3 ट्रिलियन रुपीस का अनाउंस किया गया। इंटरेस्ट रेट फैक्ट्रीज के लिए और इंडस्ट्री के लिए और बिजनेसमैन के लिए, ताकि वो अपने लोगों को ना निकालें, 3% के ऊपर वो लोग लोन लेके अपने लोगों को नौकरी पे रख सकते हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। एसएमईज के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए बिजली के बिल 3 महीने माफ किए। किसी भी इमर्जिंग मार्केट में स्पीकर साहब सबसे बड़ा डिस्काउंट रेट जो गिराया गया वो पाकिस्तान में 525 बेसिस पॉइंट, माने 5.25%। इंपोर्ट स्पीकर साहब 40 बिलियन से 20 बिलियन पे आ गई हैं। ये मुझे तो पता है ना, मैं तो पोर्ट एंड शिपिंग का मिनिस्टर हूं, सारा माल आता भी सही, जाता भी वहीं से। जो मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स थी, उसके बावजूद, IMF की और FATF की कंडीशनैलिटी के बावजूद, लोकटस के अटैक के बावजूद, हमारी टैक्स कलेक्शन पिछले 9 महीने में 17% इंक्रीज की है। जो पिछला साल गुजरा है स्पीकर साहब, ये रिकॉर्ड है। इट विल बी रिमेंबर्ड एज अ रिकॉर्ड ईयर फॉर टैक्स रिफंड्स एंड रीबेट रिफंड्स। ये इस इकोनॉमिक कंडीशन में मिलने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की इकोनॉमिक टीम ने ये स्टेप्स लिए हैं। 50 बिलियन रुपया एग्रीकल्चर में प्रोग्राम का है, 200 बिलियन रुपया एलोकेट किया डेली वेजेस के लिए। कमोडिटी प्राइस, वीट जितनी अब खरीदी जाएगी कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं खरीदी गई। लोन्स डिफर किए कंज्यूमर के लिए, गाड़ियों की, घर के लोन्स किसी को लेने, क्रेडिट कार्ड्स के लोन, उनको डिफरमेंट मिली है। हुकूमत ने अपनी बेल्ट टाइटनिंग की है
और ये टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया पे हम बता चुके हैं कि जब कोविड नहीं भी था और हमारा वजीर आजम जब बाहर जाता था उनका कितना खर्चा होता था, और जब माशाल्लाह पहले के वज़रा और प्रेसिडेंट जब बाहर गए उनका क्या खर्चा है। मैं एक उसकी अपनी एग्जांपल दे दूं। मैं जब पहली दफा पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर IMO में गया तकरीर करने, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, पहली दफा किसी पाकिस्तान की मिनिस्टर ने तकरीर की। मेरे डेलीगेशन में 4 लोग थे और मैं सिर्फ एक रात तकरीर करके वापस आ गया। और मुझे ये बताया गया कि उससे जो पिछले डेलीगेशन आते थे 20-20 लोग आते थे, 2-2 हफ्ते के लिए रहते थे होटलों में लंदन के। पूरी दुनिया प्रेस कर रही है इस वक्त पाकिस्तान को, जैसे इस कोविड क्राइसिस से मनूवर किया है। वाइप आउट हो गई है इकोनॉमीज। लेकिन स्पीकर साहब, मैं आखिर में बताना चाहता हूं कि इन सब प्रेशर्स के बावजूद जो ग्लोबल GDP ग्रोथ है, ये उसके फिगर्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स -8%, यूनाइटेड किंगडम, लंदन जहां सबके अपार्टमेंट्स आजकल मिलते हैं, बड़े जमाने से मिल रहे हैं, -10.2%, साउथ अफ्रीका -8%, रशिया -6.6%, सऊदी अरेबिया -6.8%, मलेशिया जो कि मुसलमान मुल्कों में एक बड़ी अच्छी तगड़ी इकोनॉमी समझ जाती है, -3.8%, हिंदुस्तान जिसको अच्छी तरह फेंटा लग रहा है चाइना से मोदी सरकार को, -4.5%, और पाकिस्तान स्पीकर साहब सिर्फ 0.4%। ये डेटा अगर किसी को नजर नहीं आ रहा, ये हमारा नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है जो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF उसका सोर्स है। अगर ये डेटा किसी को नजर ना आए और वो तनकीद करे, फिर वो ऑपोजिशन बड़ा ऑपोजिशन है, वो क्रिटिकल एनालिसिस किसी चीज का नहीं है। स्पीकर साहब, मैं जल्दी से थोड़ा अपनी वजारत के बारे में भी आपको बता दूं। कुरान शरीफ में, और यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और मुझे पता है और मुझे यकीन भी है कि तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ यहाँ मुझसे ज्यादा सबने पढ़ा होगा, तकरीबन 9 दफा या 10 दफा समंदरों का और जहाजों का जिक्र अल्लाह ताला ने किया। सूरह नहल की एक आयत का तर्जुमा मैं आपके सामने पेश कर दूं, और वही है जिसने समंदर को तुम्हारे इख्तियार में दिया ताकि से उसमें तुम ताजा गोश्त खा सको और उससे जेवर निकाल सको जिसे तुम पहनते हो, और तुम देखते हो कि बड़ी बड़ी कश्तियां समंदर के पानी को चीरती हुई चली जाती हैं, और इसलिए कि तुम खुदा के फजल से माश तलाश करो और ताकि उसका शुक्र अदा करो। 1400 साल पहले कुरान मजीद में ब्लू इकोनॉमी का जिक्र हो चुका था। ये ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट जो इस मुल्क में कभी आज से पहले हुए ही नहीं थे, कभी किसी ने बात ही नहीं की। और जब मैंने पहली दफा ब्लू इकोनॉमी की बात की तो लोग मुझसे बड़े पूछते थे ये क्या चीज है। स्पीकर साहब, जैसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है, डिजिटल इकोनॉमी होती है, इसी तरह एक ब्लू इकोनॉमी भी होती है। तो हमने वजीर बनने के बाद कुछ बड़े ऐसे स्टेप्स लिए जो पाकिस्तान की तारीख में इस मिनिस्ट्री में कभी भी नहीं हुए। पहला स्टेप हमने लिया था कि हमने एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल एड्रेस बनाया और हमने इसको पब्लिक कर दिया। जितने लोग मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड हैं वो डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकें, मुझे सजेशन दे सकें, अगर कोई इरेगुलरिटी है उसको रिपोर्ट कर सकें। वो मैं डायरेक्ट मॉनिटर करता हूं 3 दफा हफ्ते में बैठ के। मैं सर स्पीकर साहब आपको छोटी सी ब्रीफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी दे दूं क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडीज हैं। PNSC जब हम आए थे तो 9 जहाज थे जिसमें से 5 बल्क कैरियर से और 4 लिक्विड कैरियर से जिसमें तेल आता है। वो अब 2 बढ़ा के 11 जहाज हो गए। एक ERP सोल्यूशन, सारी दुनिया बात कर रही है डिजिटाइजेशन की। PNSC मेरे ख्याल में इस मुल्क की स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में पहली होगी जिसके ERP सोल्यूशन इंप्लीमेंट तकरीबन, कोविड नहीं होता तो हो चुका होता, लेकिन नवंबर 2020 में पूरी PNSC एंटरप्राइज सोल्यूशन के ऊपर चल रही होगी। 4.7 बिलियन रुपए के लोन पिछले 2 साल में या 2 साल से थोड़े कम वक्फे में, 9/11 को हमने ओत किया था 2018 में, 4.7 बिलियन रुपीस के लोन PNSC वापस कर चुकी है। और जो 2 नए जहाज लिए हैं उनके ऊपर जो लोन सिक्योर किया है
कोई गवर्नमेंट गारंटी से नहीं है, सिर्फ अपनी बैलेंस शीट पे लिया, कोई कोलैटरल गवर्नमेंट से हमने नहीं मांगा। दो बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स हमारे पास कराची में है, पीएनएससी के अंदर, और जो कराची वाले मेरे दोस्त हैं उनको पता होगा, एक बड़ी फेमस असद उमर साहब को पता होगा, मोहम्मदी हाउस, एक आई चुंदरी के रोड पे पूरी पुरानी बिल्डिंग है, और एक रैली हाउस है जो उससे भी पुराना है, उसकी हम पूरी रेस्टोरेशन करके उसकी पास ग्लोरी में उसको लेके जा रहे हैं। केपीटी में एक नई जेटी बनी है जो हमारे माहीगीरों के मसले हैं, क्योंकि एक ही पुरानी जेटी थी, दूसरी जेटी बन गई, इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह होने वाला है। बल्क कार्गो टर्मिनल, क्योंकि सिर्फ एक था पोर्ट कासिम में, हमने यहां बिडिंग करवा दी है, 11 कंपनी इंटरनेशनल कंपनीज में बिड में हिस्सा लिया है, और बड़ी बड़ी दुनिया की पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनीज भी हैं। स्पीकर साहब, 2.2 बिलियन रुपीस, 2.2 बिलियन रुपए केपीटी ने लिक्विडेट डैमेजेस में रिकवर करके अपने अकाउंट में जमा करा दिए। पहली दफा, स्पीकर साहब ये भी सुन लें, हम तो पिछले 15-20 साल से मिनिस्टर नहीं हैं, 2010 से ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये मैनेजमेंट बुक्स पे चल रहे हैं। माने इसका मतलब ये कि इसका बजट मिनिस्ट्री ने अप्रूव ही नहीं किया, प्रोविजनल बजट है। क्यों? 2010 से केपीटी का कभी ऑडिट ही नहीं हुआ था, 2008 से पोर्ट कासिम का कभी ऑडिट नहीं हुआ था। टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू पहली दफा केपीटी की 125 साल की तारीख में स्टोर का ऑडिट कंप्लीट हो गया है। केपीटी का एक अस्पताल है, स्पीकर साहब, इतना बड़ा अस्पताल नहीं आगा खान जितना, लेकिन मैंने देखा कि उसके 140 करोड़ रुपए खर्च होते हैं साल में। उसका ऑडिट टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू एक फर्म आ गई है, वो उसका शुरू हो गया है, और पूरे केपीटी का फाइनेंशियल ऑडिट कंप्लीट होगा, और हम पूरी दुनिया में दिखाएंगे कि फाइनेंशियल ऑडिट जब कंप्लीट होता है तो वहां हुआ कि अच्छी चीज हुई वो भी दिखाएंगे, और जो शॉर्टकमिंग्स हैं और इरेगुलरिटीज है वो भी दुनिया में दिखाएंगे। पोर्ट कासिम अथॉरिटी, स्पीकर साहब, पिछले 2 साल के कंसेक्यूटिव पोर्ट कासिम अथॉरिटी में हाईएस्ट रेवेन्यू इन द हिस्ट्री ऑफ पोर्ट कासिम हुआ है। और मैं आपको यह बताता रहा हूं, 1 इंच जमीन पोर्ट कासिम की बेची नहीं है हमने, अलॉट नहीं की है, ये ऑपरेशनल रेवेन्यू है, छोटी छोटी चीजें ठीक करके रेवेन्यू बढ़ गया। आज पोर्ट कासिम के जो बैंक रिजर्व्स हैं वो पूरी तारीख में पोर्ट कासिम की कभी इतने नहीं थे। ऑडिट 2008 का शुरू हमने कराया था, 2016 तक कंप्लीट, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द ईयर हम इसको ऑन टू डेट ले आएंगे। नाइट नेविगेशन, स्पीकर साहब, आपको पता है, यहां मैं वजारत की बात इसलिए करना चाहता हूं कि लोगों को पता हो, क्योंकि बिजनेस इंडस्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड है पोर्ट से। जब जहाज बाहर खड़ा होता है समंदर में, उस पर रोज का 20, 25, 50 हजार डॉलर डैमेज पड़ता है, क्योंकि वहां नाइट नेविगेशन छोटी जहाजों की होती थी। हमने ड्रेजिंग करवा के अब बड़े जहाजों की भी नाइट नेविगेशन 2019 में पोर्ट कासिम में शुरू हो गई है। कोविड-19 के अंदर पोर्ट कासिम इस रीजन का वाहिद पोर्ट था जो खुला रह गया। जो इतना बड़ा पोर्ट है बॉम्बे में, वो भी बंद हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने में पोर्ट कासिम ने रिकॉर्ड 270 वेसल्स हैंडल किए हैं, जो कभी तारीख में पाकिस्तान की नहीं हुआ। जो प्राइम मिनिस्टर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, हम पोर्ट कासिम में हमने 1 मिलियन मैनग्रोव्स की प्लांटेशन शुरू कर दी है। एक जो बड़ी 2 बातें मैं आपको बताना चाहूं, एक बड़ी डिटेल स्टडी कंप्लीट की है स्पीकर साहब, उस स्टडी से इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, लेकिन इस रीजन की सबसे बड़ा ड्रेजिंग प्लान अब तैयार हुआ है, तकरीबन $350 मिलियन पे हो जाएगा। और मैं आपको यह बता दूं कि हम फेडरल गवर्नमेंट से कोई पैसे नहीं लेंगे, हम अपनी ऑटोनोमस बॉडी है वो हम खुद फंड करेंगे। उससे तकरीबन 8 नए टर्मिनल्स पोर्ट कासिम में निकलेंगे, जो 1.6 से $2 बिलियन तक की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। पूरा पोर्ट कासिम का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान कंप्लीट हो गया है, बिडिंग हो गई है। जितना इंडस्ट्रियल एरिया है पोर्ट कासिम का, रोड्स, सुएज प्लांट्स, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंप्लीट हो गया है। ये रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, उनके लिए स्कूल और कॉलेज, एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स सेंटर, जिसमें एक फर्स्ट क्लास मैच कराने वाला क्रिकेट ग्राउंड, असद उमर को बड़ी खुशी होगी किसी दिन जब बन जाएगा तो खेलेंगे। 3 बिलियन रुपए का वो प्रोजेक्ट हम अब ईसीसी में अप्रूवल के लिए लेके जा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट प्लानिंग कंप्लीट हो गई है। अगेन नो फंडिंग फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट,
गवादर पोर्ट और आपके दिल के खास करीब, कहते हैं कि सीपेक शुरू मुराद से इससे होता है और खत्म अली जदी पे होता है। मैं कहता हूं सीपेक शुरू अली जदी से होता है और खत्म मुराद से इस पे होता है। एक उधर है रोड और एक इधर है समंदर। स्पीकर साहब, 15 साल से गवादर पोर्ट की एक कंसेशन एग्रीमेंट था जो कि मिनिस्ट्रियों में फाइलें घूम रही थी। वो कंसेशन एग्रीमेंट 1.25 साल 1.5 साल में लगा। वो हमने फिर ईसीसी से भी, कैबिनेट से भी, और पिछले हफ्ते सेनेट में भी बड़ी उस पर डिबेट हुई, वहां से भी, सेनेट की कमेटी से भी, वहां से भी अप्रूव हो गया। ईस्ट बे एक्सप्रेसवे जो कनेक्ट करेगी गवादर पोर्ट को, उसमें जो भी रुकावटें थी वो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह वो भी अगले साल के मिडिल में कंप्लीट हो जाएगी। माहीगीरों के लिए एक बड़ा इशू था ईस्ट बे में ब्रेक वाटर का। वो बड़े कंप्लेन करते थे। प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे हमने वो भी, एक ही PSDP का हमारा प्रोजेक्ट है, या छोटे छोटे 2, असद उमर साहब की मेहरबानी है, इंशाल्लाह उस पर भी काम इस साल शुरू हो जाएगा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड वहां शुरू हो चुकी है, इसलिए पोर्ट गवादर पोर्ट ऐसा ऐसा ऑपरेशनल हो रहा है। जो दूसरी चीज है स्पीकर साहब, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ, कुरंगी फिश हार्बर अथॉरिटी, ये कराची में है। ये जो डीप सी फिशिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम के अंदर आती है। जो फिशरीज है वो सूबाई सब्जेक्ट है। फिशरीज पे मैं जितनी कम बात करूं वो कम है। इंशाल्लाह 2-4 दिन में GITs जब रिलीज हो जाएंगी तो उसमें फिशरीज का बड़ा जिक्र है, खुद पता चल जाएगा सूबाई फिशरीज का। डीप वाटर की जो मैरीटाइम के अंडर आती है, हमने पूरी फंडिंग सिक्योर की। और मैं खास तौर पे असद उमर साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा, जापानीज गवर्नमेंट का खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पूरा कुरंगी फिश हार्बर को रीवैम्प करने की, ड्रेजिंग करने की, उसकी जेटी को ठीक करने की, उसके ऑक्शन हॉल को अपग्रेड करने की, बिजनेस सेंटर बनाने की फंडिंग हमने जापान से सिक्योर कर ली है। और ये लोन नहीं है स्पीकर साहब, लोन नहीं लिया। सर बड़े बड़े नए प्रेसिडेंट सेट हुए हैं, अगर मैं जाऊं तो बड़े लंबे, लेकिन मैं आखिर में जल्दी से पढ़ देता हूं, मुझे पता है और लोगों को भी। एक नई मैनिंग कंपनी हमने सेटअप की है PNSC के अंदर, क्योंकि हमारे आज स्पीकर साहब सी फेयरर्स डे है, इंटरनेशनल सी फेयरर्स डे, जो हमारे सेलर्स होते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, और खास तौर पे कोविड में कई दिन से वो पोर्ट्स पे दुनिया भर के वो जहाजों में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको ऑफलोड करने की कोई जगह नहीं है, कोई एयरपोर्ट उनके लिए नहीं खुला। ऐसा चीजें खुल रही हैं, तो आज उनके लिए खास, आज क्योंकि आज सी फेयरर्स डे है, मैंने इसलिए आज तकरीर भी अपनी की ताकि मैं उनका खास जिक्र कर सकूं। उनके लिए हमने एक नई मैनिंग कंपनी की है, क्योंकि पाकिस्तान में 400-450 हर साल नए फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं और बहुत सारे बाहर हैं। वो नई मैनिंग कंपनी जो PNSC में जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, हम उनकी हेल्प करेंगे, फॉरेन वेसल्स के ऊपर चले जाएं। स्पीकर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, फिलीपींस, वो हमसे कोई बहुत बड़ा आगे मुल्क तो नहीं है, फिलीपींस की जो फॉरेन रेमिटेंस है, जो लोग बाहर जाते हैं नौकरी करके और फॉरेन एक्सचेंज बेचते हैं, जो सी फेयरर्स की फॉरेन रेमिटेंस है वो 2019 में $6 बिलियन क्रॉस कर गई। हम 50 मिलियन मुश्किल से करते हैं, और हमारे पास इतनी खूबसूरत कोस्टल बेल्ट है और 2 और तीसरा बड़ा पोर्ट बन रहा है। तो ये सी फेयरर्स को जितनी हम ट्रेनिंग करके बाहर नौकरियों पे भेजेंगे, उतनी हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ेंगी। तो इसके लिए हमने पूरा प्लान बना के नई एक कंपनी खड़ी की है जो उनकी हेल्प करेगी। स्पीकर साहब, जो एक बहुत बड़ा काम हुआ है, और मैं शुक्रगुजार हूं उन सारे मिनिस्टर्स का, कैबिनेट के सारे मेंबर्स का, जिन्होंने इसमें मेरी बड़ी हेल्प की। हम एक नई शिपिंग पॉलिसी हमने इंट्रोड्यूस कराई, जो कि बहुत बैक एंड फोर्थ होने के बाद ECC और कैबिनेट के बाद अप्रूवल हो गई, इस साल बजट में है। अगर पाकिस्तान को मैरीटाइम नेशन में कन्वर्ट करना है और ब्लू इकोनॉमी का फायदा लेना है, तो हमने अपने वेसल्स बढ़ाने पड़ेंगे। लास्ट ईयर हमने $5.5 बिलियन सिर्फ फ्रेट में भरा है, क्योंकि हमारे अपने जहाज नहीं है। तेल तो आना है, सोयाबीन भी आना है जिससे घी बनता है और सुबह पराठे खाते हैं सारे, एडिबल ऑयल भी आना है, कोयला भी आना है जैसे बिजली प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोकार्बन्स भी आने हैं, LNG भी आनी है। हम जो नई शिपिंग पॉलिसी लेके आए स्पीकर साहब, 2030 तक, टिल द ईयर 2030, अगर कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन जहाज खरीद के पाकिस्तान में रजिस्टर करता है और पाकिस्तान का फ्लैग कैरी करता है,
उसको शिप की इनकम पे नो सेल्स टैक्स, नो इनकम टैक्स और नो कस्टम ड्यूटी टिल द ईयर 2030। इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और आपके फॉरेन जो आपके कंपोनेंट एक्सचेंज कंपोनेंट के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम होगा, बशर्ते कि वो सिर्फ रुपए में चार्ज कर सकते हैं, डॉलर में चार्ज नहीं कर सकते। और वो मुझे कह रहे हैं पराठे कम खाया करो, मैं तो खाई नहीं है, बड़े जन से खिलाते ही नहीं है। और उनको स्पीकर साहब फर्स्ट बर्थिंग राइट मिलेगा। मैंने आपसे पहले कहा अगर बाहर खड़ा होता है उसमें डैमेज लगता है, पाकिस्तानी फ्लैग वाला आएगा उसको पोर्ट पे पहले जगह मिलेगी। तो हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि लोग आके इधर जहाज अपने खरीदें। पहली दफा पाकिस्तान को स्पीकर साहब इन्फोफिश जो कि एक FWO का इदारा है जो कि फिशरीज को डेटा जिसका कंपाइल करता है उसकी चेयरमैनशिप हमें मिली है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में IOTC इंडियन ओशन टूना कमीशन जो कि अगेन एक IMO की बॉडी है, उसका यहां पे लास्ट ईयर वर्कशॉप हुई। आज 53% ऑफ योर कैच जो कभी भी नहीं था, 3 से 4% था, 53% ऑफ योर कैच उसका डेटा IOTC से वेरीफाई होना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम उसको 80% से ऊपर लेके चले जाएंगे। फिशरीज कमिश्नर भी 11 साल से कोई नहीं था ही नहीं, कुर्सी के ऊपर खाली, लेकिन तनख्वाहें मिल रही थी। फिशरीज कमीशन डेवलपमेंट कमिश्नर हमने 11 साल बाद एक बड़ी पढ़े लिखी PhD खातून को हमने इन पूरे प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट किया, उससे बड़ा फर्क पड़ा है। स्पीकर साहब LNG के ऊपर जरा बात कर लें। यह भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है और आपने देखा होगा टीवी के ऊपर और सारे मेंबरान, यहां बड़ी डिबेट हुई LNG पे, वो $2.5 लाख पर टर्मिनल दिन के मिल रहे हैं और लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारों को नहीं पता, बहुत सारे टीवी एंकर्स भी इस पर डिस्कस करते रहे। जब असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और ECC को चेयर करते थे, उस वक्त एक फैसला हुआ था कि LNG टर्मिनल्स क्योंकि पोर्ट पे लगते हैं तो पोर्ट्स उसको मॉनिटर करेंगे और बताएंगे कि वो कहां लगे, कोई और मिनिस्ट्री नहीं करेगी। स्पीकर साहब हमने जो फैसला किया मैं आपको बता दूं और आप कंपैरेटिव एनालिसिस आप सब कर लें। जो 2 LNG टर्मिनल्स को LOI दिया गया है पोर्ट कासिम पे, 2 पहले लगे हुए, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफ टेक गारंटी है। माने 15-15 साल तक आपने $2.5 लाख डेली भरने हैं रीगैस करने के, जो LNG आती है डेली भरते हैं आप। हमारे 2 LNG टर्मिनल्स इंशाल्लाह लग रहे हैं जिसकी तकरीबन FDI $600 मिलियन तक होगी। एक मित्सुबिशी की कंपनी है सब्सिडरी, एक एक्सॉन और कतर पेट्रोलियम के साथ कंपनी है, 2 को LOI दिया है। स्पीकर साहब इन्होंने जमीन फ्री में दी थी, हमने जमीन $10-10 मिलियन में दी है, जिसके $2-2 मिलियन डिपॉजिट उन्होंने प्रोविंशियल LOI के साथ जमा करा दिए। ये इन एडिशन के कोई ऑफ टेक गारंटी गवर्नमेंट से नहीं है। अपनी गैस लाएं, अपनी गैस बेचें, खुद खरीदें खुद बेचें, प्राइवेट एंटरप्राइज, और उसके साथ साथ वही रॉयल्टी देंगे पोर्ट कासिम को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो पिछले वाले दे रहे हैं। हम फ्री एंटरप्राइज को प्रमोट कर रहे हैं स्पीकर साहब, बगैर एक बड़े ट्रांसपेरेंट अंदाज से कर रहे हैं। स्पीकर साहब आखिर में एक बड़ा, मेरे आखिरी 2-2.5 मिनट आपसे और दरखास्त करूंगा। एक थियोडोर रूजवेल्ट बड़े मशहूर प्रेसिडेंट अमेरिका के थे, अगर आप जाएं तो उनकी तस्वीर व्हाइट हाउस में हमेशा लगी होती है, 2 रूजवेल्ट से दोनों की। उनका एक बड़ा मजे का बयान था, मैं उस दिन पढ़ रहा था। वो कहते हैं अ मैन हु हैज नेवर गॉन टू स्कूल मे स्टील अ फ्रेट कार। माने अगर कोई आदमी स्कूल की तालीम ना हो तो शायद वो ट्रेन का एक डब्बा चोरी कर ले, बट इफ ही हैज अ यूनिवर्सिटी डिग्री ही विल स्टील द होल रेल रोड। मैं जरा ये पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान जिस हालात में है, जिसमें हम देखते हैं कि मेरे सूबे में गधा गाड़ी पे लाशें जाती हैं, ठेले के ऊपर बीमार लोगों को एम्बुलेंस बना के ठेलों पे ले जाया जाता है, लोगों की इजारबंद निकाल के अस्पतालों की खिड़की से ड्रिप टांगी जाती है। यह पाकिस्तान की बात कर रहा हूं स्पीकर साहब, मैं आज के पाकिस्तान की। 700-800 साल पुराने जमाने में तो शायद होता होगा ये, लेकिन मैं आज के पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। स्पीकर साहब, ये कौम हम क्या बन गए हैं, इसलिए मेहमानों में आते हैं।
ये आज ये व्हाट्सएप का दौर है, अगर ये वीडियो मेरे और आपके पास है तो दुनिया भर में जो पाकिस्तान के दोस्त हैं उनके पास भी है कि ठेले पे लाश जा रही है, गधा गाड़ी पे पेशेंट जा रहा है। और बजट अगर आप देखें सिंध हुकूमत का एजुकेशन पे, हेल्थ पे, जो भी 18वीं तरमीम के बाद उनके पास है, 85 से 92% नॉन डेवलपमेंट है, तनख्वाहों में जा रहा है। और उसके बाद ये हाल है, जो जो चीज है उसको तो ठीक कर लेते। तकरीर यहां करते हैं हमारे एक मोअज़्ज़िज़ मेंबर कि इससे उधार मांग लिया, उससे उधार मांग लिया, उससे उधार मांग लिया। स्पीकर साहब, पाकिस्तान वो कौम है जो दुनिया में सब इससे क्या मांग लिया, डोनेशन मांग ली, उससे डोनेशन मांग ली। ये बड़ी तकरीर हुई थी, मैं देख रहा था किसी। स्पीकर साहब, ये वो कौम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा डोनेशन देती है लेकिन टैक्स सबसे कम देती है। क्यों? कि इस कौम को अपने हुक्मरानों पे भरोसा नहीं था कि हमारा टैक्स दोगे तो शायद दुबई, एमिरेट्स में बंगले बन जाएंगे, लंदन के अपार्टमेंट बन जाएंगे, लेकिन मेरे घर की गली और गटर कभी ठीक नहीं होगी। इसीलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, इसीलिए ईदी जैसा इंस्टीट्यूशन, शौकत खानम जैसा इंस्टीट्यूशन, SIUT जैसा इंस्टीट्यूशन, बहुत इंस्टीट्यूशन ये प्राइवेट फंडिंग से चल रहे होते हैं, इसलिए कि लोगों को भरोसा नहीं था हुकूमत पे। ये पहली दफा है कि टैक्स बढ़ना शुरू हुआ है। स्पीकर साहब, कमाल की बात यह भी है कि सिंध का जो पॉवर्टी रेट है वो आपके बलूचिस्तान के सूबे से भी नीचे है। जो सिंध में गुर्बत है वो उसका जो रेट, गुर्बत का रेट, वो बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग बलूचिस्तान के लोगों से भी ज्यादा गरीब हैं। लेकिन वहां के जो लीडरान हैं वो पाकिस्तान के नहीं, शायद दुनिया के अमीर लोगों में हो। ये भी कमाल बात है स्पीकर साहब कि कमाल बात यह है कि एक अस्पताल ऐसा नहीं है पूरे सिंध में जहां पे कोई सिंध का लीडर जो इतने साल से 12 साल तो ये एक कंसेक्यूटिव ही हो गए इलाज करवा सके। हुआ चलो जी लंदन। ये कैसा निजाम है स्पीकर साहब? और ये तकरीर की कल बिलावल साहब ने, सर आखिरी बस 1.5 मिनट तकरीर की कल, मैं देख रहा था टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं रिपोर्ट नहीं मानता PIA की क्रैश की, तो आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ रहा है? आप GIT तो मान लो भाई। टीवी के ऊपर बैठ के तो आपके सारे लोग मेरे साथ कहते हैं कि हम रिलीज कर देंगे, कोर्ट में जाके आप स्टे ले लेते हो। 2.5 साल लड़ने के बाद मैं आपको एक बड़े मजे की बात बता दूं, जब मैंने GIT की पिटीशन फाइल की थी ना अक्टूबर 2017 में, एक ऐवान में एक मेरा दोस्त बैठा है, बड़ा अच्छा है, उसने मुझे कहा सुसाइडल मिशन है। मैं कभी नहीं भूलूंगा वो दिन। लेकिन स्पीकर साहब, हमने सीखा इमरान खान से, बिग रिस्क और गिव बिग रिवॉर्ड्स। ये इंशाल्लाह GIT की रिपोर्ट में आखिरी सांस तक लाके बताऊंगा कि किन किन लोगों का नाम उसमें है जो आज भी बैठ के बजट के ऊपर बातें करते हैं। जो ज़ैर बलोच की GIT में जिनका नाम है, मर्डर पे, किडनैपिंग पे, कत्लो गारत पे, रैंसम पे, ये ऐसे नहीं बन गई स्पीकर साहब बड़ी बड़ी शुगर मिलें, सस्ते में ऐसे दामों पे नहीं खरीदी गई। ये बाजू जो घर बिलावल हाउस के सारे खरीदे गए, ये पैसे देके नहीं ऐसे खरीदे गए, मार्केट वैल्यू पे। जरा पढ़े तो सही GIT उसमें लिखा क्या क्या है। आखिर में स्पीकर साहब 2 बातें सिर्फ, एक हमारे मेंबर आज नहीं है शायद ऐवान में, शायद है मेरे भाई राना सनाउल्लाह साहब, बड़े मजे की उन्होंने बात की, मैं आज तक हंस रहा हूं उस पर। एक लाइव शो में मेरे साथ बैठे थे, आपकी इजाजत से राना साहब, इन्होंने कहा कि मैंने इनसे पूछा सर ये बता दें, सब बातें आपकी ठीक मान लेता हूं, मुझे ये बता दें कि ये नौकर के अकाउंट में इतने पैसे कैसे आ गए? उन्होंने पता क्या कहा, 1-2 लफ्ज में उन्होंने कहा मेरा नौकर मेरी मर्जी। मैं तो परेशान हो गया। वो कह रहे हैं मेरे पैसे मेरा नौकर जितने मर्जी डालूं, आपको इससे क्या है? कोई लॉ, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई सोर्स ऑफ इनकम, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस मुल्क में, और आज भी शायद बड़ी मुश्किल से हमें समझाना पड़ रहा है। आखिर में स्पीकर साहब, मैं सिर्फ ये कह के खत्म करना चाहूंगा कि देखें, बाहर अब जब रहते थे ना, हमसे पूछते थे मदर टंग क्या है, मादरी जबान क्या है। मुल्क को मां का दर्जा देते हैं स्पीकर साहब। इस मुल्क के कदमों में जन्नत तलाश करो, बेचना बंद करो,
और आखिर में एक शेर सुना दूं सबके लिए, यहां भी सुन लें, बाहर भी सुन लें, जो भी रंग के कपड़े पहनते सुन लें कि दागे सजूद गर तेरी पेशानी पे हो तो क्या। जिट्टी साहब, दागे सजूद गर तेरी पेशानी पे हो तो क्या, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब खलील जमान साहब। कोई इक्तिसादी माहिर तो नहीं हूँ कि ज़्यादा कुछ बोल सकूँ, लेकिन इस मौजूदा हालात के अंदर हुकूमत ने जो बजट पेश किए, हुकूमत की इक्तिसादी टीम ने जो बजट